काउंसिल क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है। हम लोग आज भारतीय राज्य व्यवस्था में अनुच्छेदों को पढ़ने जा रहे हैं। ऐसे अनुच्छेद जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं और ऐसे अनुच्छेद उनको क्रम से हम लोग पढ़ेंगे, एक एक को लगातार ना पढ़ करके, जो महत्वपूर्ण है, जो प्रमुख हैं, जिनके बारे में परीक्षाओं में पूछा जाता है और जिनके पूछे जाने की आशंका है। तो हम लोग आइए देखते हैं, सीधे इनको देख लेते हैं कि इन अनुच्छेदों में है क्या, वो कौन से अनुच्छेद हैं, कुछ मूल अधिकार से हैं। ऐसे क्रम से जब चलते जाते हैं तो इसको 2-3 क्लास में हम लोग खत्म करेंगे। आइए हम लोग सीधे देखते हैं। सबसे पहला अनुच्छेद 1, सबसे पहला अनुच्छेद जो है वो संघ का नाम व राज्य क्षेत्र। अर्थात पहला जो अनुच्छेद है वो ये बताता है कि ये जो संघ है, भारत संघ, इसका नाम क्या रहेगा, इसके राज्य क्षेत्र क्या क्या है, मतलब इसका कार्य क्षेत्र क्या है, तो कैसे प्रकार की संरचना है ये, उसके बारे में बताता है। तो ये पहले अनुच्छेद में है कि जिसमें भारत और इंडिया दोनों का नाम है, मतलब इंडिया अर्थात भारत जो कि राज्यों का संघ है। ये कहा गया कि इंडिया जो कि भारत है अर्थात भारत जो कि राज्यों का एक संघ है, मतलब इंडिया भी नाम इसका रहेगा, इंडिया और भारत दोनों नाम इसके रहेंगे, ये चीज। और राज्यों का एक संघ है, मतलब ये कोई अकेला नहीं है, इसमें कई राज्य मिलकर के ये बना हुआ है। अब थोड़ा सा ही जान लें, कई बार ये प्रश्न आता है कि यहां संघ के लिए यूनियन शब्द आता है। अगर अमेरिका की हम लोग बात करें, यूएसए की, तो वहां वो भी एक संघ है, राज्यों का वो भी संघ है, लेकिन वहां शब्द आता है फेडरल। क्या आता है? फेडरल। मतलब कि जो यूनियन है ये राज्यों का संघ है, ये कभी विभाजित नहीं हो सकता। यूनियन का मतलब यहां पर ये है कि भारत के जो राज्य है वो भारत से विभाजित नहीं हो सकते, कोई समझौता नहीं हुआ है राज्यों को जुड़ने का। तो ये जो है, अब ये संघ रहेगा, ये अलग नहीं हो सकते। और जो फेडरल है, इसका जो मूल अर्थ है वो ये है कि वो समझौते पे आधारित है, मतलब कि वो राज्य जो अमेरिका के हैं वो जब चाहे तो अमेरिका से अलग हो सकते हैं, इसका ये मतलब है। तो ये पहले अनुच्छेद में इसके बारे में बताया गया है। अगर दूसरा अनुच्छेद देखें तो नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, मतलब कि जो दूसरा है तो नए राज्यों का प्रवेश, मतलब यह है कि जो भारत में राज्य हैं या अन्य कहीं से राज्य जुड़ते हैं उनके लिए है कि उनका जो है, उनके बारे में कैसे क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, उनके बारे में है। और किसी राज्य को ही काटकर अगर कुछ राज्य बनाए जाते हैं अलग, तो उसके बारे में है। तीसरा अनुच्छेद भी इसी से जुड़ा है कि नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों के सीमाओं में परिवर्तन, मतलब कि जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, ये सारे राज्य जो बने हैं वो इस अनुच्छेद में परिवर्तन करके, मतलब इस अनुच्छेद के आलोक में बने हैं, इस अनुच्छेद में उनके बारे में विस्तार से बताया गया है। पांचवां, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, मतलब जो पांचवा है ये नागरिकता के बारे में है। पांचवा अनुच्छेद क्या है? नागरिकता के बारे में है। अब 14, विधि के समक्ष समता, इसको आप समझ पा रहे हैं अगर, तो ये क्या है? यहीं से मूल अधिकार शुरू हो जाता है। मूल अधिकार यहीं से शुरू हो जाते हैं। मूल अधिकार, विधि के समक्ष समता, यहीं से ये जाएंगे 35 तक। कहां तक जाएंगे? अनुच्छेद आर्टिकल 35 तक जाएंगे, यहां तक मूल अधिकार है। 14, विधि के समक्ष समता। 15, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, इसके आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। 16वां है लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता। लोक नियोजन में अगर किसी को नौकरी मिलती है, कहीं अवसर कोई मिलता है, तो उसमें समानता रहेगी, मतलब कि किसी को कम ज्यादा नहीं रखा जाएगा। यही सारी बातें धर्म, मूल वंश, जाति और इनके आधार पे नहीं रखा जाए, कोई विभेद नहीं किया जाएगा, सबको समान रूप से देखा जाएगा। अनुच्छेद 17 बहुत ही महत्वपूर्ण है, अस्पृश्यता का अंत। कई बार ये परीक्षा में आया हुआ है, पीसीएस की परीक्षा में आया हुआ है, यूपीएसआई की परीक्षा में आया हुआ है।
आरओ एआरओ की परीक्षा में आया है, तो कई परीक्षाओं में आ चुका है। ये अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, सीधे यही आता है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, मतलब कि अनुच्छेद 18 के अंतर्गत उपाधियों का अंत कर दिया गया है। जो उपाधियां मिलती थी डॉक्टर को छोड़ करके, डॉक्टर हैं अभी, सर और इस तरीके की, जैसे नाइटहुड, जो भी स्वतंत्रता संग्राम के पहले आप देखते हैं जो 1947 के पहले जो उपाधियां थी, उनको सबको हटा दिया गया है। मतलब कि कानून की नजर में, संविधान की नजर में प्रत्येक व्यक्ति अब समान है, किसी को कोई विशिष्टता नहीं मिल रही है। जो उपाधियां मिलती थी राजा महाराजा, ये सब खत्म कर दिया गया। अनुच्छेद 19 वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है ये, जो ये मूल अधिकार है। वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किससे है? अनुच्छेद 19 से। 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है ये 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। इसी में 21 का अगर देखें तो शिक्षा का अधिकार, 21 का जो है शिक्षा का अधिकार संशोधन करके इसी में जोड़ा गया। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, विशेष दशाओं में, ऐसा नहीं है कि कभी नहीं होगा, ऐसा कोई मूल अधिकार नहीं है कि आपकी गिरफ्तारी कभी नहीं होगी। यह है कि विशेष दशाओं में को छोड़ करके गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण आपको ये देता है। कौन सा? आर्टिकल 22। मतलब इसके लिए आपको कुछ अधिकार मिलेंगे, उसके तहत आपको इससे विभूषित किया जाएगा, मतलब आपको आच्छादित किया जाएगा। 23 मानव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम का प्रतिषेध, बेगारी जो सिस्टम था, आपसे जबरदस्ती श्रम नहीं लिया जा सकता, चाहे राज्य हो चाहे व्यक्ति हो, उससे जो है ये मूल अधिकार आपको प्रदान करता है, ताकत प्रदान करता है। अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, किसी कारखाने में बालकों के नियोजन में, बालकों का आशय है कि कम वर्ष की आयु के बच्चे, 14 वर्ष से कम आयु के बालकों का, बालिकाओं का नियोजन नहीं किया जा सकता, मतलब उनको उसमें नौकरी नहीं दी जा सकती। अनुच्छेद 25 धर्म की स्वतंत्रता, मतलब आप किसी धर्म को मान सकते हैं, भारत का या राज्य का या देश का कोई अपना धर्म नहीं है, आप किसी धर्म का पालन कर सकते हैं। ये अधिकार जो है आर्टिकल 25 अनुच्छेद 25 आपको देता है। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण, मतलब कि जो अल्पसंख्यक समाज है, चाहे वर्ग हो चाहे धर्म हो, उनके हितों का संरक्षण किया जाएगा। कैसे किया जाएगा? जैसे उनको आरक्षण के माध्यम से, उनके जो धर्म स्थान है, उनकी जो धार्मिक विचारधारा है, उन सबको, उनको जो है एक संरक्षण दिया जाएगा विशेष। जैसे अल्पसंख्यक कॉलेज खोले जाते हैं और अल्पसंख्यक संस्थानों को अनुदान दिया जाता है, तो इस तरीके से उनके हितों का संरक्षण किया जाएगा। किससे? आर्टिकल 29। 32 आर्टिकल 32 क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, मतलब सारे मूल अधिकारों का ये मूल तत्व है। यहां तक कि पूरे संविधान के बारे में कहा गया कि संविधान का हृदय और आत्मा है। किसने कहा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32 जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ये क्या है? हृदय और आत्मा है, मतलब ये सबका मूल है। जो भी अधिकार आपके प्रभावित होते हैं, उनको अगर कोई हटाता है, कम करता है, न्यून करता है, चाहे राज्य हो, राज्य ही न्यून करेगा, या व्यक्ति, कोई संस्था अगर उसको न्यून करता है, कम करता है, उसको ओवरलैप करता है, वो तो क्या करता है कि ये जो है उस अधिकारों का संरक्षक हो जाता है। कौन सा? आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के लिए अलग आर्टिकल है, सुप्रीम कोर्ट के लिए यह अधिकार है कि वो 5 प्रकार की रिट को जारी करके 5 प्रकार की रिट को जारी करके ये आपके मूल अधिकारों को ये संरक्षित करता है, सुरक्षित करता है। आर्टिकल 39 अब यहां से देखेंगे राज्य के नीति तत्व, मतलब ये राज्य के नीति निदेशक तत्व यहां से शुरू हो जाते हैं 36 से 51 तक। 36 से 51 तक आपके क्या है? राज्य के नीति निदेशक तत्व, मतलब डीपीएसपी। 36 से 51 तक।
उसमें जो है डायरेक्ट हम लोग 39 पढ़ते हैं जो महत्वपूर्ण है। राज्य के नीति तत्व, मतलब राज्य के कुछ नीति तत्व होंगे, जैसे महिलाओं के लिए विशेष नियोजन की व्यवस्था करना, उनके संरक्षण की व्यवस्था, बालकों के लिए अच्छे पर्यावरण का निर्माण, इस तरीके के कुछ हैं जो राज्य के डायरेक्ट जो है नीति तत्व हैं, उनका समावेश राज्य अपने कार्यक्रम में करे और इसका उत्साहवर्धन करे, इसको बढ़ाने का प्रयास करे। 39 का समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, ये 39 का जो है 1976 में एक संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन, उसके माध्यम से इसको जोड़ा गया कि प्रत्येक व्यक्ति को समान न्याय मिले, मतलब किसी के लिए विभेद ना हो, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, बहुत पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, चाहे जिस वर्ग समुदाय से हो, मतलब किसी के लिए कानून असमान ना होने पाए, वो समान रहे, समान रूप से उसको न्याय मिले, एक बात। दूसरी बात है कि निःशुल्क विधिक सहायता, मतलब हर गरीब को न्याय मिल सके, इसलिए अगर कोई अपराध होता है तो राज्य के खिलाफ होता है और पीड़ित के साथ राज्य न्याय करने के लिए उसको निःशुल्क विधिक सहायता देता है। जैसे एक उदाहरण कि अगर एफआईआर आपके खिलाफ होती है, मतलब अगर आपने किसी को सताया है, आपने कोई अपराध किया है, तो जिसके प्रति आपने अपराध किया है उस व्यक्ति को न्याय पाने का अधिकार है, आपको भी न्याय पाने का अधिकार है, लेकिन आप व्यक्तिगत तौर पे लड़ेंगे। जिसके खिलाफ अपराध हुआ है, मतलब आपने जिसको सताया है, जो पीड़ित है, उसके लिए राज्य लड़ेगा, राज्य अपना वकील करता है, राज्य की तरफ से उसको सहायता मुहैया कराई जाती है। तो यही नीति निर्देशक तत्व है जो राज्य के लिए है, मतलब कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए नीति निर्देशक तत्वों का समावेश संविधान में किया गया है कि एक कल्याणकारी राज्य बन सके। तो कल्याणकारी राज्य तभी बन पाएगा जब वहां समान न्याय होगा, सबके लिए समान न्याय हो और निःशुल्क विधिक सहायता हो। समान न्याय तभी संभव हो पाएगा कि जो गरीब है, जिसकी पहुंच से न्यायिक व्यवस्था दूर है, उसको निःशुल्क वकील, निःशुल्क अधिवक्ता उनको मिल सके। 41वां देखें, 41वां अनुच्छेद क्या है? काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार। यह भी नीति निर्देशक तत्व है कि राज्य जो है लोगों के लिए काम की व्यवस्था करे, शिक्षा की व्यवस्था करे, लोक सहायता पाने का अधिकार है, मतलब राज्य इन सब की व्यवस्था करे। 43 का अगर देखें तो सहकारी समितियों का संवर्धन, जो कोऑपरेटिव एजेंसी हैं, जो कोऑपरेटिव बैंक हैं, मतलब कि जहां राज्य और पब्लिक दोनों मिल करके कुछ ऐसे प्रोग्राम चलाएं और जनता के कल्याण के लिए वहां पर सस्ते दाम में, सरल प्रक्रिया में, आसान तरीकों से जनता तक ऐसी चीजें पहुंचे जो हर एक निचले स्तर तक, एकदम अंतिम पायदान पे जो व्यक्ति खड़ा है, उसके पास पहुंच बनाने के लिए सहकारी समितियों के संवर्धन की बात की गई है कि जो अन्य समितियां हैं, जो अन्य प्रक्रिया हैं, उसमें कहीं ना कहीं लाभ की भावना होती है। चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर की स्कीम हो, स्कीम कहना ठीक नहीं है, गवर्नमेंट सेक्टर के जो इंस्टीट्यूशन हो, वो चाहे बैंक हो या जो भी संस्थाएं हैं, चाहे रेलवे की संस्था हो, जो भी है, सारे गवर्नमेंट सेक्टर के हैं, लेकिन उसमें एक लाभ की आशंका, लाभ की इच्छा रहती है कि जो भी प्रक्रिया है उसमें टोटल लाभ कितना आ रहा है, हानि कितना आ रहा है, वो सारी चीजें हो। लेकिन जो ये सहकारी समितियां हैं, ये लाभ और हानि की भावना से परे होकर के ये समितियां चलती हैं कि अंतिम पायदान पे जो व्यक्ति है, जो अंतिम संस्था है, अंतिम जो निचला तबका है, निचला कास्ट है, कि जो सबसे गरीब आदमी है, उसके पास जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो उसके पास पहुंच सके। इसके लिए सहकारी समितियों का विकास किया गया है। तो उनका संवर्धन किया जाए तो 97वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो 2011 में किया गया था, उसके द्वारा इसका समावेश किसमें किया गया? नीति निर्देशक तत्वों में किया गया। जैसा कि आप खा देख रहे हैं, मतलब यह है कि मूल रूप से नहीं था, इसको संशोधन के द्वारा लाया गया। तो महत्वपूर्ण प्रश्न यही बनते हैं कि सहकारी समितियों का संवर्धन किस अनुच्छेद से संबंधित है? 43 खा। और कैसे जोड़ा गया इससे? किस संविधान संशोधन से? 97वां संविधान संशोधन 2011। तो इस तरीके से जो है 43 खा तक हम लोग पहुंच चुके हैं। 36 से 51 तक हमने कहा कि डीपीएसपी है, नीति निर्देशक तत्व हैं।
उनको हम लोग पढ़ेंगे। 51 का में हम लोग देखते हैं कि मौलिक कर्तव्य है जो संविधान संशोधन से जोड़े गए हैं। मौलिक कर्तव्यों का एक हमने अलग से वीडियो बनाया है, तो अगर उस 10-15 मिनट के वीडियो को आप देख लेंगे तो मौलिक कर्तव्य से उसके इतर कोई प्रश्न अब परीक्षाओं में नहीं आता है। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही करते हैं। इसके आगे हम लोग अंत तक चलेंगे। जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, 395 अनुच्छेद हैं, वहां तक हम लोग पहुंचेंगे। जो भी महत्वपूर्ण है उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हुए, ज्यादा गहराई से चर्चा नहीं करेंगे, अन्यथा क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। तो सरसरे तौर पे इनको देखते चलेंगे। तो एक बार इसको अगर आप देख लेंगे तो ये आपको निश्चित तौर पे याद हो जाएंगे। एक नजर आप इसका देख लीजिए। नोट्स अगर आप बनाना चाहें तो नोट्स बना लें, और ऐसे हम लोग अब अगली क्लास में हम लोग इसके आगे मिलते हैं, राज्य व्यवस्था के अंतर्गत इन सब तत्वों को समाहित करते हुए। तो आज की क्लास हम लोग करते हैं समाप्त।